एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया एक्ट विच इज कॉल्ड पॉश, और ये यूपी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए और हिमाचल प्रदेश जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए दोनों के लिए ही रेलिवेंट रहने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो हम नोट्स से देखेंगे और बाकी के जो सेक्शंस हैं वो हम लोग अपनी बेरक से देखेंगे। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने पास अपनी बेरक जरूर रखिएगा। पॉश एक्ट बहुत ही छोटा सा एक्ट है, 30 सेक्शंस है और इम्पॉर्टेंट भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है ना कि इसके जो आपका उसका नाम है, सॉरी, एक्ट का जो नाम है उससे भी सवाल बनता है। बेसिकली यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से सीक्वेंस में है। तो पहले प्रिवेंशन है, फिर प्रोहिबिशन है और फिर रिड्रेसल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले कि इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, पॉश एक्ट को बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो ये एक ऐसा प्रेवलेंट केस है जो कि सबको पता होना चाहिए और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को भी पता होगा। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसको हम भवरी देवी केस के भी नाम से जानते हैं। तो और फिर उसके बाद एक और ही केस आया था मेधा कोतवाल का। बेसिकली यहाँ पर जब ये वाला केस हुआ था तो उसके बाद कोई ऐसे स्टेप्स लिए नहीं गए थे ये एक्ट बनाने का। जो ये एक्ट बना है 2013 में बना है। तो 2012 में जब मेधा कोतवाल का केस आया था उसके बाद ही जो है इतना एम्फेसिस करके ये पर्टिकुलर आपका एक्ट बना। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वर्क प्लेस जहां पर महिला काम कर रही है, अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 यहाँ पर उन्होंने गाइडलाइंस दी सेक्सुअल हैरेसमेंट को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाएगा वर्क प्लेस पर। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट केस था जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मेधा कोतवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 फाइल्ड अ पिटिशन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा ऊपर वाला जो गाइडलाइंस वगैरह आई थी वहां पर कहा गया था, बट उसके बाद भी लेजिस्लेचर ने एक्ट नहीं बनाया। लेकिन जब यहाँ पर पिटिशन फाइल हुई कि विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए, मतलब इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट टू अडॉप्ट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट, कि आप एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करो जिससे आप प्रिवेंट कर सको सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पर। इफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विशाखा गाइडलाइंस देन अग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच टू, डायरेक्टली जो है हाईकोर्ट जा सकते थे। मेधा कोतवाल के केस में ये एक फ्रीडम मिली थोड़ी सी, जो हमारे विक्टिम्स हैं उनको, जो वुमेन विक्टिम्स हैं ऑब्वियसली उनको फ्रीडम मिली कि जो अग्रीव्ड वुमेन है वो तुरंत डायरेक्ट, अगर उनके साथ इस तरीके का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पर उनकी काम करने की जगह पर, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें फिर कहीं नीचे से मतलब कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। विशाखा गाइडलाइंस जो है वो एज लॉ कंसिडर करी जाती है अंडर आर्टिकल 141, ये बात ध्यान रखना। प्रियम्बल कैसा है इस एक्ट का, क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्लस इसका प्रिवेंशन और रिड्रेसल भी। ठीक है, पहले ये बात बताया। प्रोटेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स, कौन से फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 15, 21 और 39 का डी। इंटरनेशनल कन्वेंशन से, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कन्वेंशन कुछ ऐसा भारी वर्ड नहीं, कन्वेंशन का मतलब होता है कई देश जब आपस में मिलकर के मीटिंग बेसिकली करते हैं तो उसे हम कन्वेंशन बोलते हैं। तो एलिमिनेशन किस चीज का कन्वेंशन, किस चीज के लिए जो है कन्वेंशन हुआ था, इस चीज के लिए हुआ था ताकि एलिमिनेट किया जा सके जो भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट वुमेन। और ये डेट याद रखना कि इसको रेटिफाई कब किया गया था, सेक्शन सॉरी ऑन 25 जून 1993। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी, असेंट की डेट अब इतनी रेलेवेंट नहीं है लेकिन एनफोर्समेंट की डेट कभी कभी पूछ लेते हैं। असेंट 22 अप्रैल 2013 आपको याद रखना है, एनफोर्समेंट 9 दिसंबर 2013। अब मैंने कह दिया रेलेवेंट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि याद ना करो, कोशिश करो कि याद हो जाए हर एक एक्ट डेट, असेंट की भी और एनफोर्समेंट की भी। अब सेक्शन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस बताई हुई है। सेक्शन नंबर 2A में हमें ग्रीव्ड वुमेन के बारे में पता चलेगा। तो कह रहा है इन रिलेशन टू वर्क प्लेस एंड वर्क प्लेस के रिलेशन में वुमेन किसी भी एज की हो सकती है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, अभी तो आप कह रहे थे कि वर्क प्लेस पे जो महिला काम करे सिर्फ भाई, और अब एम्प्लॉयड भाई जो काम करी उसको हम एम्प्लॉयड ही कहेंगे वहां की वो एम्प्लॉय। और नॉट का क्या मतलब है, और नॉट का ये मतलब है कि मान लीजिए जैसे कोई बैंक गया कस्टमर बन के या कहीं भी कोई गया तो वो भी इसी में मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर उस वुमेन के साथ हुआ है, उस कस्टमर के साथ हुआ है, कहीं बैंक में जाकर के कहीं भी जाकर के, तो वो भी जो है वर्क प्लेस की ही जगह पे हुआ है, भले ही वो महिला वहां पे एम्प्लॉयड नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके लिए भी यही वाला एक्ट में रेमेडी है। ठीक है, प्लस अलेज्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटेड बाय रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट ने कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट किया है ऐसा अलेज किया जा रहा है। ठीक, इन रिलेशन टू वर्क प्लेस, तो ये ड्वेलिंग हाउस और प्लेस, ड्वेलिंग हाउस और प्लेस कैसे किसी के लिए वर्क प्लेस हुआ, हमारी मेड्स के लिए, जो मेड्स हैं या जो हाउस हेल्प है आप कह सकते हो, जो भी कहना चाहो, तो हमारा घर उनके लिए वर्क प्लेस है। तो वहां अगर हमारे घर में भी उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उनके लिए वो वर्क प्लेस है। इस एक्ट के अंदर इनको रेमेडी मिलेगी।
वुमेन किसी भी एज की हो सकती है एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड, ठीक है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड कह लो या ड्वेलिंग हाउस कह लो, दोनों बात सेम है। 2B में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बता रखा है, तो कह रहा है कि अगर जो वर्क प्लेस है वो स्टैब्लिश किया गया, ओन किया गया, कंट्रोल किया गया और फाइनेंस किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरह ये सारी चीजें हो रही तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। सिंपल सी बात है 2B में। फिर 2B में हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कोई ऐसी जगह जिसमें जो है वर्कर्स वो 10 से कम है, मतलब ज्यादा वर्कर्स नहीं, माने 4-5 ही वर्कर्स है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, ठीक है। 2E में डोमेस्टिक वर्कर के बारे में बता रखा है कि डोमेस्टिक वर्कर क्या होते हैं, वुमेन हु इज एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क इन हाउस होल्ड, ठीक है, फॉर रिन्यूमरेशन, चाहे उसको कैश में मिल रहा हो चाहे काइंड में मिल रहा हो। कैश का क्या मतलब है, कैश का मतलब समझ में आ रहा है कि पैसे दे रहे। काइंड का क्या मतलब है, काइंड का मतलब जैसे कि किसी ने आपके घर का काम किया, आपने उसको कुछ खाना वगैरह खिलाते, तो ये काइंड हो गया, ठीक है। डायरेक्टली थ्रू, या तो डायरेक्टली वो आई है, मतलब जैसे नेबर्स नहीं आपस में बात करते कि हमारे यहाँ ये मेड आ रही है, हमारे यहाँ वो आप अपने में लगवा सकते हो, तो या तो इस तरीके से डायरेक्टली आपकी मदर ने लगवाया हो कोई मेड को या किसी हाउस हेल्प को। इनडायरेक्टली या बाय एजेंट के थ्रू कैसे होता है, एजेंट का मतलब है इनकी एजेंसीज होती है, मेड्स की या हाउस हेल्प की एजेंसीज होती है, आप वहां पर फोन करके जो है मेड्स को बुला सकते हो, ठीक है। तो उस तरह भी हो सकता है, चाहे वो टेम्परेरी हो, कुछ समय के लिए आई हो, परमानेंट हो, या पार्ट टाइम काम करते हो या फुल टाइम। टेम्परेरी का मतलब है कि कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक। पार्ट टाइम का क्या मतलब है कि सिर्फ जो है सुबह के लिए आती हैं, 3-4 घंटे के लिए रहती हैं, उसके बाद नहीं चली जाती है। फुल टाइम का मतलब है कि पूरे दिन 24 आवर्स घर पे रह रही है, इस तरीके का, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो डोमेस्टिक वर्कर होंगे। यहां पर एक बात लिखिए, फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉयर, वो वुमेन यहां पर इंक्लूडेड नहीं है जो फैमिली मेंबर है। एम्प्लॉय 2F में एम्प्लॉय के बारे में बता रखा है, पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क, वर्क प्लेस पे किसी इंसान को एम्प्लॉय किया गया किसी काम के लिए, वो टेम्परेरी हो सकता है, एडहॉक हो सकता है, मतलब कि किसी की जगह वेकेंट थी तो वहां पर आकर के वो कुछ समय के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, एडहॉक हो सकता है, डेली वेजेस पर भी हो सकता है, जैसे कि लेबर्स वगैरह होते हैं। लेबर इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, मजदूर भी नहीं कहना चाहिए, बट जो डेली जो वर्कर्स होते हैं डेली वेजेस के लिए, जिसको जनरली क्या होता है ना कि जो चौराहा होता है वहीं पर ये लोग इकट्ठा होते हैं ताकि सुबह सुबह इन लोगों को काम मिले, तो वो डेली वेजेस भी हो सकता है, मतलब डेली वेजेस ही होता है जनरली। डायरेक्टली हो सकता है या बाय एजेंट के थ्रू हो सकता है, मतलब डायरेक्टली का मतलब है कि आप खुद जाकर के उनको वहां पर लेकर के आ रहे हो, बाय एजेंट जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा डोमेस्टिक, उसमें डोमेस्टिक वर्कर में, वैसे ही सेम यहाँ पर भी है कि इनका भी कोई एजेंट होता है, जैसे आप कह रहे हो ठेकेदार होते हैं, ठीक है, वो विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर यानी कि जिसके यहाँ जिसकी जगह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो लोग हैं वहां पर उनकी नॉलेज, भाई हर एक चीज जो है, जो बड़ा जो फाउंडर है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई उसके अंदर कंटेंट राइटर है कोई, मान लीजिए किसी कंपनी में, जरूरी नहीं है कि जो फाउंडर है उसको पता हो कि हमारे यहाँ कोई अखिल खन्ना नाम का काम कर रहा है। कोई भी इंसान किसी भी नाम का काम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उस बंदे को पता हो, एम्प्लॉयर को पता हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके लिए, फॉर रिन्यूमरेशन और नॉट, भले ही रिन्यूमरेशन में मतलब उसको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, या और नॉट का क्या मतलब है, हो सकता है कि अगर इंटर्न काम कर रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉयर देखो, एम्प्लॉय तो वो तब भी कहलाएगा चाहे वो सैलरी लेके काम कर रहा हो चाहे ना काम कर रहा हो, उस जगह पर काम कर रहा है, एज एन वो इंटर्नशिप लेकर के वहां पर इंटर्नशिप के लिए, तो वो भी वहां का एम्प्लॉय कहलाएगा, ठीक है। टर्म्स एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, प्लस यहाँ पर ये क्या इंक्लूड कर रहा है, को वर्कर, यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोई प्रोबेशनर है, कोई ट्रेनी है, ठीक है, कोई ट्रेनिंग देने आया है बंदा, तो वो भी वहां पर इंक्लूड होगा, एम्प्लॉय ही कहलाएगा। और कोई अप्रेंटिस का मतलब है बहुत ही ज्यादा कम जो है मिनिमम वेज में, मिनिमम पैसे में वो वहां पर काम कर रहा है, वो भी वहां पर एम्प्लॉय ही कहलाएगा। 2F में बता रखा है। 2G में एम्प्लॉयर, भाई एम्प्लॉय पढ़ा तो एम्प्लॉयर भी पढ़ना है। एम्प्लॉयर मतलब इन रिलेशन टू कोई डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, कोई एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, उसका हेड एम्प्लॉयर होता है। और जो कि यहाँ पर नहीं कवर्ड किए गए हैं फर्स्ट क्लॉज में, तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल, कोई भी ऐसा इंसान जो कि मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वर्क प्लेस को, वो एम्प्लॉयर होगा। फिर इन रिलेशन टू क्लॉज 1, क्लॉज 2, पर्सन जो कि डिस्चार्ज कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो वो भी वहां पर एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। या फिर ड्वेलिंग हाउस में कोई पर्सन जो कि एम्प्लॉय कर रहा है, जैसे आपकी मदर ने कोई मेड लगवाया, तो वहां पर उस डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए आपकी मदर वहां पर एम्प्लॉयर हो गई, तो ये बात हो गई कि जो एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। बेनिफिट कौन ले रहा है, बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, बेनिफिट उनके बच्चे ले रहे हैं,
वो जनरली क्या होता है, मेड्स वगैरह का जो भी काम होता है या हाउस हेल्प का जो भी काम होता है वो मदर ही करती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर प्राइम एग्जांपल मदर कर दिया। और जो उनसे बेनिफिट ले रहे हैं वो भी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, तो वो सब जो है एम्प्लॉयर की कैटेगरी, हम लोग भी एम्प्लॉयर हुए, अगर हम उनके काम का बेनिफिट ले रहे हैं तो हम लोग भी एम्प्लॉयर हुए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। वर्क प्लेस, और सारी डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। जो देखो सारी डेफिनेशन जितनी है वो सब तो मैंने लिखी नहीं है, लेकिन जितनी लिखी है उतनी तो याद करनी ही करनी है। 2O में वर्क प्लेस के बारे में बता रखा है, तो कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कोई अंडरटेकिंग, कोई एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट जो कि स्टैब्लिश किया गया है या ओन किया गया है, कंट्रोल किया गया है या फाइनेंस किया गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई कोऑपरेटिव, ये आप समझ लो प्राइवेट, पब्लिक या आप गवर्नमेंट कह लो, सबके लिए है। कोई वो नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ उसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं बना, वो भी इसी में आएंगे। ठीक, अब क्या है, दूसरा क्या है, कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट वेंचर है, अंडरटेकिंग है, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ, या यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर आई गेस। ठीक है, ये देख लेते हैं हम क्या है, इसको मैं भी भूल गई हूँ। एनजीओ या सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात हो रही है। 2O, ओके। हाँ, तो यहाँ पर जो थर्ड क्लॉज है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है कोई, ठीक है, कोई स्टेडियम है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कोई कंपटीशन या कोई गेम वेन्यू है जहाँ पे मान लीजिए कोई कुछ लोग खेलने जाते हैं, वो भी जो है यहाँ पर आएगा। भले ही वो रेजिडेंशियल हो, और भले ही वो रेजिडेंशियल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो ट्रेनिंग के लिए ना भी यूज़ किया जाता हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय किसी जगह पर, जैसे कुछ लोगों का होता है ना फील्ड का काम होता है, उन लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस से बाहर निकले तो वो अब एम्प्लॉय नहीं रहे, अगर वो ऑफिस का काम करने के लिए ही ऑफिस से बाहर निकल रहे वो तब भी वहां पर एम्प्लॉय है। ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि भाई देखो जिनका फील्ड का काम होता है ना, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप ऑफिस के बाहर निकले तो आप एम्प्लॉय नहीं हो, वहां पर अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो आप एम्प्लॉय नहीं हो। होता है, जैसे मान लीजिए बैंक में कुछ लोग, बैंक से कुछ लोग आए, ठीक है, घर पर किसी को होम लोन वगैरह देना, तो वो सब पूरा चेक वेक करते हैं, उसके बाद आपको होम लोन मिलता है। ऐसे तुरंत ही होम लोन नहीं मिल जाता। अगर आपने कंस्ट्रक्शन लोन लिया तो वो देखेंगे आकर के कि आपका क्या कंस्ट्रक्शन कितना आगे बढ़ा क्या है, उसके बाद टुकड़ों में पैसा देते हैं, एक साथ तो वैसे भी पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय, मान लीजिए कोई फीमेल एम्प्लॉय अगर बैंक से आई है तो वो यहाँ पर भी फॉर द सेक ऑफ बैंक एम्प्लॉय ही है। यहाँ पर अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी जो है सेक्सुअल मतलब इस एक्ट के अंदर ही गिना जाएगा। ठीक है, कोई ड्वेलिंग हाउस या प्लेस है तो वो मैं आपको बता दिया कि वो भी जो है सेक्सुअल वो भी जो है आपका वर्क प्लेस ही है। यहाँ पे कमर्शियल एजुकेशन, अच्छा यहाँ से जो सर्विस प्रोवाइडर कमर्शियल, कोई प्रॉफिट के लिए, वोकेशनल या एजुकेशनल, मेंटल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ, फाइनेंशियल, फाइनेंस एक्टिविटी कुछ भी हो रहा है तो वो सब जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है, वो यहाँ पर बता रखा है। मैंने आपको ये बताया, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सब यहाँ पर इंक्लूडेड है। ये देखो, प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉय इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, प्लेस और हाउस। ठीक है, सॉरी। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में दो जगह इस एक्ट में बता रखा है, एक तो सेक्शन 2N में बता रखा है और एक सेक्शन 3 में बता रखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेक्शन 2N में आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट की मिलेगी डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि हम सेक्शन 2 में डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो जो N है, जो सेक्शन 2N है, जो क्लॉज N है, दैट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। बट अगर कहोगे इसको प्रिवेंट करने की बात कहाँ करी गई है, तो वो बात करी गई है सेक्शन 3 में। ठीक, किसी भी एक्ट में जब किसी पर्टिकुलर चीज को, जब किसी पर्टिकुलर एक्ट को हम प्रिवेंट जब तक नहीं कराएंगे तब तक हम उसका पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जिस चीज को लॉ प्रोहिबिट कर रहा है उसी की पनिशमेंट मिल रही है। तो यहाँ पर जो है प्रोहिबिट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर लॉ को, सॉरी उस पर्टिकुलर सेक्सुअल हैरेसमेंट को। तो 2N में क्या कह रहा है, कोई भी अनवेलकम एक्ट या बिहेवियर डायरेक्टली हो रहा हो या इनडायरेक्टली हो रहा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांस, एडवांस का मतलब है कि खुद से जो है पहल करना, खुद से जो है वो इस तरीके का कुछ भी कह रहा है, कोई भी बंदा कुछ भी ऐसा कह रहा है जो कि आप खुद, कोई विमेन उसकी तरफ खुद जो है खींची चली जा रही है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स के लिए कुछ डिमांड या रिक्वेस्ट करना, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, दैट इज ऑल्सो अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, फिजिकल भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, नॉन वर्बल कंडक्ट, किसी को सिर्फ इतनी गंदी नजर से देख ही देना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, ऑफ सेक्सुअल नेचर, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर।
सेक्शन नंबर 3 टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन. अब इसको प्रिवेंट किया गया सेक्शुअल हैरेसमेंट को. सबसेक्शन 1 से नो वुमेन सब्जेक्ट टू सेक्शुअल हैरेसमेंट फॉलोइंग 5 प्लस अदर सर्कमस्टांसेस. तो जो है इसको सेक्शुअल हैरेसमेंट कहा जाएगा. इसको हम लोग सेक्शन नंबर 3 को एक बार पढ़ लेते हैं. इससे नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस. वर्क प्लेस में किसी भी महिला के साथ सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा. द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर्स or in present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment. कैसे? implied or explicit promise of preferential treatment in her employment. उसको जो है कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुम्हें अगर तुमने ऐसा कर दिया तो प्रमोशन दे देंगे वगैरह वगैरह, ऐसे भी. ठीक है. implied or explicit threat of detrimental treatment, या फिर उसको ऐसा धमका रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं हुई तो आपके साथ कुछ अलग ही ट्रीटमेंट किया जाएगा. मतलब कि उसी को सुना रहे हैं बेसिकली केवल सबके सामने, जबकि बिना इसकी गलती के. इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. उसको थ्रेट दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुमने मेरे साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारा आगे कहीं और अच्छी, यहाँ से अच्छी जो है ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं लगने दूंगा. इस तरीके की चीजें. इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट फॉर हर. जैसे मान लो कि वो काम कर रही है तो उसी को मतलब ही इज स्टेयरिंग और समथिंग लाइक दैट. इस तरीके से बेसिकली वहां पर जो उसका वर्क वाला इन्वायरमेंट है वो नहीं रह जा रहा. ठीक है. वो पीस पे रह करके काम ही नहीं कर पा रही. या फिर 5th क्या क्लॉज है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू इफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी. ठीक है. इस तरीके का उसकी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि वो उसका हेल्थ और सेफ्टी दोनों पर बात है. उसको मतलब बिना किसी बात के सुनाना, उसकी कोई गलती नहीं है उसके बाद भी उसको जो है ह्यूमिलेट करना. तो ये सारी चीजें जो है इसमें आ रही है. इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगी. ठीक है. इस तरीके का कोई भी एक्ट या बिहेवियर. अब वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है तो उसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो. बाकी अगर आप अपनी बैरक से पढ़ना चाहें तो वो वेल एंड गुड होगा. चैप्टर नंबर 2 हमें अब सेक्शन नंबर 4. देखो कॉन्स्टिट्यूशन होता है. देखो 2 कमिटीज होती हैं इस एक्ट के अंदर, ICC एंड LCC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी. जो भी सेक्टर 10 के ऊपर मतलब है कोई, अगर ऑर्गेनाइज, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो हम लोगों ने देख लिया 10 से कम है. अगर कोई भी सेक्टर है जो कि जिन पे एम्प्लॉयज जो है वो 10 से ऊपर है तो आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी ही पड़ती है. जो कि क्या होती है बेसिकली वहां पर वो लोग सब कुछ, मान लीजिए अगर कोई कंप्लेंट वगैरह आता है तो वो लोग रेगुलेट करते हैं. ठीक है. तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है एम्प्लॉयर के द्वारा, इन राइटिंग में होगी. इफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिफरेंट प्लेसेस पर है तो कमिटी सारी डिफरेंट, जैसे मान लीजिए किसी का कोई ब्रांच है, वो लखनऊ में भी है, वो कानपुर में भी है, वो दिल्ली में भी है, वो नोएडा में भी है. अगर अलग अलग ब्रांच है तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लखनऊ के ही ब्रांच में आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी, नहीं, हर एक ब्रांच में होगा, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे होगा. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, कितने लोग हैं, ये याद रखना. ये कभी ये मेंस में पूछा जाता है, प्री में भी हो सकता है, पूछ ले. हाफ ऑफ टोटल नंबर जो है वो वुमेन होगी. ठीक है. महिला का होना जरूरी है, हाफ. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वुमेन एम्प्लॉयड एट सीनियर, जो भी सीनियर लेवल पर है वहां पर एम्प्लॉय, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी ICC की. ये बात ध्यान रखो. और एक सेकेंड इसको देखो मैं, इफ यहाँ पर क्या बता रहा है. ठीक है. इफ अनअवेलेबल की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए अवेलेबल नहीं है कोई महिला तो किसी दूसरे अदर जो है ऑफिस से भी उनको, किसी दूसरे ब्रांच से, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में अगर कोई ऐसी महिला अवेलेबल नहीं है जो कि सीनियर लेवल पर है तो उसको कानपुर से भी वो कहा जा सकता है कि ये इस ICC की भी, यहाँ पर जो ICC है उसका भी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी. ये बेसिकली ये कह रहा है. ठीक है. देन 2 मेंबर्स मिनिमम होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा इन कॉज ऑफ वुमेन और सोशल वर्क या लीगल नॉलेज होगी. मतलब आप और हम लोग भी ICC के मेंबर हो सकते हैं. ठीक है. थर्ड, 1 मेंबर फ्रॉम NGO या एसोसिएशन कमिटेड टू इशू रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. NGO या एसोसिएशन एक ऐसा NGO या एसोसिएशन जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ही इश्यूज को कवर करता है, तो वहां पर एक मेंबर वो होगा. ठीक. ये हुआ. इनका जो टर्म होता है वो होता है 3 साल का टर्म. ठीक है. 3 साल का टर्म होता है, ये बात ध्यान रखना. कितने साल का टर्म होता है? 3 साल का टर्म होता है. फीस और अलाउंस कैसे होता है, जो कि मेंबर्स अपॉइंट किए गए NGO का जो रूल्स में बता रखा है, जो पॉश के रूल्स में बता रखा है वो होगा. नॉट सो इम्पोर्टेंट. रिमूवल किस तरीके से हो सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का या किसी मेंबर का, अगर आपने सेक्शन 16 के विपरीत जाकर के कोई काम किया है, अगर आप किसी लॉ के अंदर कन्विक्ट हो जाते हो तो, या गिल्टी हो किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, यानी कि आपने डिसिप्लिन के रूल्स का वायलेशन किया है तो,
अब्यूज्ड किया है अपने पोजीशन को, और प्रेजुडिस जिससे कॉज होगा पब्लिक इंटरेस्ट में, तो मतलब हार्म कॉज होगा पब्लिक इंटरेस्ट को, तो वहां पर भी जो है रिमूवल हो सकता है। देन सेक्शन नंबर 3 हमें बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलसीसी, यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी। अभी तक हम देख रहे थे कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो कि हमने देखा सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 ही सिर्फ हमें बताता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के, आगे और सेक्शंस है लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, कौन करेगा ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन, ये सारी बातें हमें सिर्फ और सिर्फ आईसीसी बताता है। मतलब सेक्शन नंबर 4 बताता है। एलसीसी में हम जो है 5, 6, 7, 8 ये 4 सेक्शंस देखते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलसीसी को लेकर के, यहाँ पर हमें पता चलेगा सेक्शन नंबर 5 ये कह रहा है। देखो सेक्शन नंबर 5 नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और द कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर्स और डिस्चार्ज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोट किसको कहेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को या डेप्यूटी डायरेक्टर को, कि आप जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आप ऐसा काम करेंगे और पॉश के अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो आपको ही देखनी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देखनी है। सेक्शन 6 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा इस पर्टिकुलर एलसीसी का, लोकल कंप्लेंट कमेटी का। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा जहां पर कोई आईसीसी नहीं है, जहां पर कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, और जहां पर कंप्लेंट अगर खुद एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। भाई देखिए अभी हम लोगों ने आईसीसी में क्या देखा था, गठन कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। अब मान लीजिए कि अगर कंप्लेंट इसी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, तब क्या, अगर आईसीसी में उसके, अगर हम तो कह रहे हैं कि अगर कंपनी से रिलेटेड कोई मामला है तो जाएगी आईसीसी में। आईसीसी में कैसे जाएगी, उस एम्प्लॉयर ने ही तो उस जो है कमेटी का गठन किया है, तो वो बायस्ड हो जाएगी कमेटी वहां पर। भाई एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली बायस्ड हो जाएगी। इसीलिए जब भी एम्प्लॉयर खुद दोषी होता है वहां पर, तो कंप्लेंट जब उसके अगेंस्ट जानी है तो एलसीसी में ही जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अप्लाई किया जाएगा नोडल ऑफिसर को, किसी भी तालुका, ब्लॉक, तहसील, वार्ड में है, टू रिसीव एंड फॉरवर्ड कंप्लेंट टू आईसीसी इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट पर इनका ज्यूरिसडिक्शन होता है। सेक्शन नंबर 7 कॉम्पोजिशन बता रहा है, तो यहाँ पर जो है नॉमिनेट किया जाता है बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे किसे, एक चेयरपर्सन होगा जो कि एक एमिनेंट वुमेन होंगी, मतलब कि एक थोड़ी सी वुमेन होंगी इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, जो सोशल वर्क का जो ये काम बहुत अच्छे से जानती हो और पहुंची हुई महिला होंगी। 1 मेंबर फ्रॉम वुमेन वर्किंग इन तहसील, एक महिला होगी जो कि काम कर रही है किसी तहसील, ब्लॉक, तालुका, वार्ड में। 2 मेंबर, जिसमें से उन 2 मेंबर्स एनजीओ से होंगे जिसमें से एक महिला होगी, ये जरूरी है। हाफ फ्रॉम लॉ, या जिनके पास लीगल नॉलेज है, और एक वुमेन नॉमिनी होगी जो कि एससी, एसटी और ओबीसी से भी होगी। बेसिकली इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी से। और जो कि ऑफिसर डील कर रहे हैं, जो ऑफिसर जो है वो डील करेंगे किसमें, सोशल वेलफेयर ऑफ वुमेन और चाइल्ड में। इनका भी टर्म जो है 3 साल का होता है अपॉइंटमेंट का। रिमूवल जो हो सकता है, जैसे कि हम आईसीसी का रिमूवल देख रहे थे सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन 16 का कॉन्ट्रवेंशन वगैरह किया, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट है, कन्विक्टेड है किसी लॉ के अंडर, तो वहां पर जिस तरीके से वो चीज रिमूवल होता है वैसे यहाँ पर भी इनका रिमूवल होता है। सेक्शन नंबर 8 में ग्रांट्स और ऑडिट्स के बारे में बता रखा है। ग्रांट का मतलब जो कि फंडिंग वगैरह मिल रही है, तो यहाँ पर क्या कैसे हो रहा है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो रहा है, और बाय अप्रोप्रिएशन और बाय द पार्लियामेंट, आफ्टर अप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अप्रोप्रिएशन करने के बाद टू गिव टू स्टेट गवर्नमेंट टू पे कुछ भी, एक सेकेंड, मैं अपने ही जो है वो भूले जा रही हूँ क्या लिखा था मैंने। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट में सेटअप एन एजेंसी एंड ट्रांसफर। द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि एजेंसी सेटअप करेगी जो मतलब ग्रांट वगैरह ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ग्रांट ट्रांसफर द ग्रांट्स मेड अंडर सबसेक्शन 1 टू दैट एजेंसी। द एजेंसी शैल पे टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फिर वो जो एजेंसी है वो फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पे करेगी। तो वही यहाँ पर कुछ लिखा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पे किया जाएगा। सच सम चार्ज में बी रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस एंड अलाउंसेस रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 में जो फीस वगैरह होती है, भाई फीस कैसे दी जाएगी, देखो सबसेक्शन 4 में तो चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी, अच्छा चेयरपर्सन और लोकल मेंबर्स है, चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ एलसीसी, उनको फीस पे करने के लिए किस तरीके से होगा, तो वही यहाँ पर बता रखा है कि एजेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पे करेगी ताकि जो है पेमेंट हो सके उनकी फीस का और उनके जो भी अलाउंसेस वगैरह है उसका। द अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल बी मेंटेन एंड ऑडिटेड इन सच मैनर
इस तरीके से ऑडिट किया जाएगा, मतलब चेक वगैरह उनके ऊपर रखा जाएगा इन कंसल्टेशन विद द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। किसके कंसल्टेशन में? अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द पर्सन होल्डिंग द कस्टडी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी शैल फर्निश टू द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर। तो इसमें बस इतनी बात आपको याद रखनी कि अकाउंटेंट जनरल जो है एजेंसी का अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। फिर कंप्लेंट, अब हम देख तो रहे हैं आईसीसी को जाएगी, एलसीसी को जाएगी, कंप्लेंट जाएगी कैसे, कौन करेगा कंप्लेंट? सेक्शन नंबर 9 में बता रखा है कि अग्रीव वुमेन करेगी, रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। चाहे आईसीसी को अगर कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, अगर आईसीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करी गई तो एलसीसी को जा सकती है 3 महीने के अंदर अंदर, यानी जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ महिला के ऊपर उससे 3 महीने के अंदर अंदर ही करना है। अब मान लीजिए कि महिला अगर खुद कंप्लेंट नहीं लिख पा रही तो असिस्ट, ये कौन से मामले में होगा? मान लीजिए मेड है, हाउस हेल्प है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता तो असिस्ट किया जाएगा उसे, ठीक है। कौन असिस्ट करेगा? चेयरपर्सन कर सकते हैं एलसीसी के, असिस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकते हैं आईसीसी के। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प है, मतलब जो ये मेड्स वगैरह है, हाउस हेल्प वगैरह है, वो कंप्लेंट लेकर के कहाँ जाएंगी? हमारा घर में कोई कंपनी तो है नहीं, है ना, कि हमने कोई आईसीसी गठित करके रखी हुई है, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर वो एलसीसी में जाएंगे। वही यहाँ पर बता रखा है कि अगर कोई आईसीसी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है तो एलसीसी में जाना पड़ेगा। कौन असिस्ट करेगा? चेयरपर्सन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर कोई दूसरा मेंबर। इफ अग्रीव्ड वुमेन जो है वो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है या फिर मृत्यु हो गई है उनकी, तो लीगल एयर्स भी उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बात पॉइंट याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 10 में कंसिलिएशन होता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए बेसिकली अग्रीव्ड पर्सन के बीच में और रेस्पोंडेंट के बीच में। तो ये बाय कौन करवाएगा? आईसीसी या एलसीसी ही कराएंगे बिफोर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11। ये इंक्वायरी होने से पहले कंसिलिएशन हो जाए, कंप्लेंट हुई उसके बाद जो है कंसिलिएशन पे आ जाते हैं सीधे। भाई हो सकता है तो हो जाए, व्हेन एट द रिक्वेस्ट। कब होगा ये? जब अग्रीड वुमेन रिक्वेस्ट करेगी तब। और मान लीजिए कि अगर सेटलमेंट अराइव हो गया, यानी कि सेटलमेंट हो गया दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में, तो कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी। सिंपल सी बात है ना, अगर सेटलमेंट हो गया तो फिर कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। प्लस आईसीसी या एलसीसी इस सेटलमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे इस सेटलमेंट को एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और कॉपी जो है एक अग्रीड वुमेन को और रिस्पोंडेंट को भी दी जाएगी। अब मान लीजिए कोई सेटलमेंट अगर नहीं हुआ तो फिर सेक्शन 11 में इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। अब इंक्वायरी होगी, ठीक। कौन करेगा? बाय आईसीसी और एलसीसी अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल, और अगर कोई भी सर्विस रूल नहीं दे रखे तो पॉश रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। एलसीसी फॉरवर्ड करेगी कंप्लेंट पुलिस को विद इन 7 days फ्रॉम रजिस्टरिंग केस अंडर सेक्शन 509। 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपको फॉरवर्ड करना है कंप्लेंट पुलिस को। सबसेक्शन 2, अगर रिस्पोंडेंट कन्विक्टेड हो गया है तो ऑर्डर टू पे सम, कुछ सम पे करना होगा अग्रीड वुमेन को। आईसीसी एलसीसी हैव सेम पावर्स एज सिविल कोर्ट। ये बात ध्यान रखना कि इनकी पावर्स किसके सेम होती है? सिविल कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट की पावर होती है सीपीसी में वैसे। इंक्वायरी का कंप्लीशन कितने दिन में होना चाहिए? 90 दिन के अंदर अंदर। ये टाइम लिमिट भी आपको याद रखनी है। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट चैप्टर नंबर 5। इंटरिम ऑर्डर देखो पास किया जा सकता है। इंटरिम ऑर्डर जब इंक्वायरी चल रही है उस समय ऑर्डर जो दिया जाता है, उस इंक्वायरी चलते के बीच में, उसको हम इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं। तो एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी ऑन रिटन रिक्वेस्ट ऑफ अग्रीव्ड वुमेन अग्रीव्ड वुमेन अगर रिक्वेस्ट करते, आईसीसी और एलसीसी मे रेकमेंड एम्प्लॉयर टू ट्रांसफर अग्रीव्ड वुमेन और रेस्पोंडेंट। देखो आईसीसी या एलसीसी एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अग्रीव्ड वुमेन को चाहे आप ट्रांसफर कर दीजिए कुछ समय के लिए, या रिस्पोंडेंट को ट्रांसफर कर दीजिए जब तक कि ये पर्टिकुलर मामला सुलट नहीं जाता, या फिर ग्रांट लीव टू अग्रीव्ड वुमेन फॉर 3 महीना, 3 महीने के लिए अगर फिर अग्रीव्ड वुमेन को आप लीव दीजिए, या फिर अदर रिलीफ टू अग्रीव्ड वुमेन, या फिर कोई और रिलीफ दीजिए अग्रीव्ड वुमेन को, कुछ भी रिलीफ जो। देखो 3 रिलीफ क्या हम लोगों ने पढ़े, एक बार फिर से देखो, ट्रांसफर कर दीजिए या तो अग्रीव्ड वुमेन या रिस्पोंडेंट को, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, या लीव ग्रांट कीजिए 3 महीने की लीव, कितनी लीव होगी? 3 महीने की होगी, और या फिर कोई दूसरा रिलीफ देना होगा। सेक्शन नंबर 13 इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। जब इंक्वायरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है तो फॉरवर्डेड फ्रॉम आईसीसी और एलसीसी टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विद इन 10 days फ्रॉम द कंक्लूजन। 10 दिन के अंदर, जब इंक्वायरी कंप्लीट हुई तब से 10 दिन के अंदर। कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन क्या है? अगर एलिगेशन ये है कि सब कुछ, अगर एलिगेशन प्रूव हो गया, जो आरोप लगाए गए थे अगर वो प्रूव हो गया, तब क्या? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेकमेंड करेंगे एम्प्लॉयर को कि एक्शन ले इस मिसकंडक्ट के लिए, जो भी कुछ यहाँ पर मिसकंडक्ट हुआ है उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, या उसकी सैलरी या वेज में से डिडक्ट करें, जो भी सैलरी या जो भी, अगर मान लीजिए सैलरी मिली तो सैलरी से डिडक्ट करो, और अगर जो वेज मिल रही है उससे आप डिडक्ट करिए, जो भी सम पे करना है अग्रीव्ड वुमेन को, ठीक है भाई। वो रेस्पोंडेंट कुछ ना कुछ पे करेगा ना उसके लिए। इफ रेस्पोंडेंट फेल्स टू पे, रिकवर फ्रॉम एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। भाई तो उसके लैंड रेवेन्यू से ले लेंगे,
अगर उसने नहीं पे किया, फेल करता है वो पे करने में, तो उसके लैंड रेवेन्यू से ले लिया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई कुछ प्रूव ही नहीं हुआ कुछ एलिगेशन, तो कोई भी एक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा नहीं लिया जाएगा। सिंपल स्टोरी है, ये आपको समझना है। एम्प्लॉयर जो है रिकमेंडेशन पर एक्ट करना है 60 दिन के अंदर अंदर, ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 14 में पनिशमेंट है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की, आप कह सकते हो। किसी महिला ने अगर झूठा जो है उसके ऊपर आरोप लगाया तो फॉल्स है मैलिशियस कंप्लेंट के लिए, और फॉल्स एविडेंस भी मान लीजिए उसमें दे दिया, कंप्लेंट तो करिए, साथ साथ फॉल्स एविडेंस भी दे दिया, तो आईसीसी और एलसीसी रेकमेंड करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि आप एक्शन लीजिए वुमेन के अगेंस्ट। सेक्शन नंबर 16 में प्रोहिबिट किया हुआ है ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्लस आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ वुमेन रिस्पोंडेंट विटनेस, इन तीनों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ महिला की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं करी गई है, बल्कि रिस्पोंडेंट की भी और विटनेस की भी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। अलाउड किया जा सकता है उस केस में जहां पर जस्टिस मिल गया है विक्टिम को, अलाउड किया जा सकता है, आप रिवील कर सकते हो आइडेंटिटी। कब? जब जस्टिस मिल गया है विक्टिम को ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग, लेकिन आप वहां पर नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे, एड्रेस डिस्क्लोज नहीं करोगे, और आइडेंटिटी जो है उसकी डिस्क्लोज नहीं करोगे वुमेन और विटनेस की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 17 पेनल्टी के बारे में बता रहा है कि अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया है सेक्शन नंबर 16 को, इसको अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया है, और सेक्शन 16 अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स, सेक्शन 16 से कुछ याद आ रहा है हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन नंबर 16 को भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये कुछ रीजंस हैं, या कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से रिमूवल हो जाता है मेंबर्स का, आईसीसी और एलसीसी के मेंबर्स का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रवीन अगर किया सेक्शन नंबर 16 को, अगर कॉन्ट्रवेंशन किया सेक्शन नंबर 16 को, तो अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स या फिर पॉश रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हो सकता है, इनको मतलब चल सकता है। पेनल्टी यहाँ पर कुछ बताई नहीं गई, बस इतना बताया गया। रूल्स आपको पढ़ने नहीं है, रूल्स की तरफ बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 18 बता रहा है कि एनी पर्सन अग्री टू अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 और अंडर क्लॉज 1 और 2 और सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सेक्शन 17 में प्रेफर एन अपील टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अपील प्रेफर कर सकते हैं कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। यहाँ पर जो है पॉश के रूल्स में यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया एक चीज, रूल 11 में बता रखा है कि कहाँ पर जो है ये जाएगा, तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 सेक्शन 2 क्लॉज ए में अपील जो है प्रेफर करी जाएगी 90 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अपील कितने दिन के अंदर तो प्रेफर करी जाएगी? 90 दिन के अंदर अंदर। ये टाइम लिमिट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब जो है इसके आगे का जो है नोट्स मेरे पास नहीं है, ड्यूटीज वगैरह कुछ बहुत छोटे छोटे सेक्शंस बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग बेयर एक्ट से ही देख लेंगे कि क्या सारी ड्यूटीज वगैरह है एम्प्लॉयर की। जस्ट अ मिनट। बाकी सब हमने देख लिया है, बस नोट से देखा है, बेयर एक्ट से नहीं देखा। अब इसके बाद अगर आप जब बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 19 से हमें देखना है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। यहाँ से चैप्टर नंबर 6 आपका शुरू हुआ, एक सेक्शन है मात्र जो कि हमें ड्यूटीज बता रहा है एम्प्लॉयर की। तो एवरी एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले करेंगे कॉन्स्पिशियस प्लेस पे इन द वर्क प्लेस की पीनल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, पीनल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है तो। ठीक है, ऑर्गेनाइज करेंगे वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम और रेगुलर इंटरवल पे, ताकि जो है इसको सेंसिटाइज किया जा सके एम्प्लॉयज को कि ये सारी चीजें भी यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हो। प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज दी जाएंगी इंटरनल कमिटी को या लोकल कमिटी को एज अ केस में भी फॉर डीलिंग विद द कंप्लेंट से वो किस भी तरीके से जिस तरीके से डील करें, इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करेंगे। तो असिस्टेंस सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ रिस्पॉन्डेंट, मदद करेगा एम्प्लॉयर कि रिस्पोंडेंट की और विटनेसेस की जो है अटेंडेंस सिक्योर करी जा सके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के आगे और लोकल कंप्लेंट कमेटी के आगे। मेक अवेलेबल सच इन्फॉर्मेशन टू द इंटरनल कमेटी और कंप्लेंट कमेटी लोकल कमेटी एज द केस में बी एज इट मे रिक्वायर हैविंग रिगार्ड टू द कंप्लेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1। तो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मान लीजिए अगर चाहिए आईसीसी को या एलसीसी को, तो वो एम्प्लॉयर मदद करेगा उनको देने में, मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाएगा। असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस वुमेन को अगर वो फाइल करना चाहती है कंप्लेंट, अगर वो फाइल करना चाहती है कंप्लेंट आईपीसी के अंदर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में कर सकती है ना, तो एम्प्लॉयर वहां पर भी उसको असिस्ट करेगा। और टू कॉज टू इनिशिएट एक्शन अंडर आईपीसी और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अगेंस्ट द परपिट्रेटर, यानी कि जो हमारा वो है रिस्पोंडेंट। और इफ द अग्रीड वुमन सो डिजायर्स वेयर द परपिट्रेटर इज नॉट एन एम्प्लॉयर, मान लीजिए अगर वो एम्प्लॉयर नहीं है, तो इन द वर्क प्लेस एट विच इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट टुक प्लेस, जहां पर जो है वो काम जहां पर वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ वहां पर।
ट्रीट सेक्शुअल हैरेसमेंट एज मिसकंडक्ट, उसको मिसकंडक्ट एज मिसकंडक्ट ट्रीट किया जाएगा। मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय द इंटरनल कमिटी, कि सही से जो है सही समय पर सबमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। Chapter number 7, duties and powers of district officer. Section number 20 says duties and powers of district officer. District officer shall monitor the timely submission of report furnished by the local committee. ठीक है, इनका ये काम है। Take such measures as may be necessary for engaging NGOs for creation of awareness. वो जो है ऐसे कोशिश करेंगे, अवेयरनेस मतलब इस तरीके की फैलाएंगे कि जो NGO हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरीके का अवेयरनेस फैलाएं कि उनके पास अगर महिला के ऊपर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उनके पास क्या राइट्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस है, चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस है। 21 में कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट के बारे में बता रखा है। इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी शैल इन ईच कैलेंडर ईयर प्रिपेयर इन सच फॉर्म एंड एट सच टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एन एनुअल रिपोर्ट एक प्रिपेयर करेंगे और सबमिट करी जाएगी वो एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एनुअल रिपोर्ट्स रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 टू द स्टेट गवर्नमेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 में जो है, एक सेकंड, हाँ 22 में इसमें कुछ ओके एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। तो द एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड इन इट्स रिपोर्ट द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड कितने केसेस फाइल्ड हुए, इफ एनी, एंड देयर डिस्पोजल अंडर दिस एक्ट, कुछ अगर डिस्पोज हुए तो वो एनुअल रिपोर्ट में वो फाइल करेंगे। और अगर वहां पर वेयर नो सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, जहां पर जो है ऐसा कुछ रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ केसेस कम से कम आप बता सकते हो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, इंटीमेट कर दो कि इतने नंबर ऑफ केसेस हुए। 23 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, वो क्या करेगी, एक डेटा मेंटेन करेगी सबसे पहली बात, और देखेगी कि सही से ये एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, लागू है कि नहीं है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन, वही चीज है, ठीक है। 24 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज दिस एक्ट। इस एक्ट की जितनी पब्लिसिटी हो सके, जितना वुमेन को अवेयर कराया जा सके उनके राइट्स के बारे में कि उनके पास ऐसा एक्ट है कि वो इन सब चीजों से बच सकते हैं, तो वो चीज करनी है 24 में। अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। 25 में पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन बीइंग सैटिस्फाइड कि ये नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में या महिला के इंटरेस्ट में, women employees at a workplace to do so by order in writing, एक ऑर्डर करेगी राइटिंग में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन करेगा ऑर्डर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कॉल अपॉन एनी एम्प्लॉयर, किसी एम्प्लॉयर को बुलाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बुलाया जा सकता है, टू फर्निश इन राइटिंग सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर जरूरत है तो। ऑथराइज कर सकते हैं किसी भी ऑफिसर को कि वो इंस्पेक्ट करे रिकॉर्ड्स को एंड वर्क प्लेस इन रिलेशन टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। हु शैल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ सच इंस्पेक्शन, भाई जो ऑफिसर इंस्पेक्ट कर रहा है उसको रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी टू इट विद इन अ पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर में पीरियड स्पेसिफाई कर रखा है उस ऑर्डर में, मतलब उस उतने समय में। सबसेक्शन 2, एवरी एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड द ऑफिसर making the inspection of all information, records and other documents in his custody having a bearing on the subject matter of such inspection। कह रहा है हर एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जब उनसे मांगा जाए, डिमांड किया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो भी कुछ इंस्पेक्शन जो भी उन्होंने किया है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह, वो सब प्रोड्यूस वो करेंगे। 26 में पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस दे रखा है, तो की क्या पेनल्टी है, तो देखो, where the employer fails to constitute an internal complaint committee under subsection 1, भाई उसने कंप्लेंट इंटरनल जो है कमिटी नहीं बनाई, टेक एक्शन अंडर 13, 14 और 22 एंड कॉन्ट्रवीन्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रवीन। कोई देखो कॉन्ट्रवीन करता है या अटेम्प्ट करता है कॉन्ट्रवीन करने की, अबेट करता है कॉन्ट्रवेंशन की, तुम जो है उल्लंघन करो इस एक्ट का, इस एक्ट में जो भी चीजें दे रखी, तो ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन, जो कि 50,000 रुपए तक का होगा। ये बात हो गई। सबसेक्शन 2, इफ एनी एम्प्लॉयर आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, प्रीवियसली उसको कन्विक्ट किया जा चुका है, सब्सिक्वेंटली फिर से वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, वही सेम ऑफेंस जिसके लिए उसको कन्विक्ट किया गया था, तो ही शैल बी लायबल टू ट्वाइस ऑफ पनिशमेंट। ट्वाइस ऑफ पनिशमेंट विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, जो उसको फर्स्ट कन्विक्शन में हम दे सकते थे उसका ट्वाइस मिलेगा, सब्जेक्ट टू पनिशमेंट बीइंग मैक्सिमम प्रोवाइडेड, उस जो मैक्सिमम प्रोवाइड कर रखी है पनिशमेंट उसको ध्यान में रखते हुए, प्रोवाइड दैट इन केस अ हायर पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द ऑफेंस, द कोर्ट शैल टेक ड्यू कॉग्निजेंस ऑफ द सेम व्हाइल अवॉर्डिंग द पनिशमेंट। कह रहा है अगर किसी, जैसे पॉश में मान लीजिए 5 साल की सजा दे रखी है, लेकिन किसी दूसरे लॉ में उसी सेम पर्टिकुलर जो है काम, उसी पर्टिकुलर हैरेसमेंट के लिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उसी पर्टिकुलर हैरेसमेंट के लिए मान लीजिए 10 साल की सजा दे रखी है, जिसमें ज्यादा दे रखी है वो सजा उसे मिलेगी, ठीक है।
कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस, कैंसिल हो सकता है लाइसेंस, ठीक है, और विड्रॉल और रिन्यूअल और अप्रूवल और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज द केस में बी बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन हिज बिजनेस और एक्टिविटी। 27 में कॉग्निजेंस कौन लेगा, तो कह रहा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड हियर अंडर सेव ऑन अ कंप्लेंट। सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा जो कि अग्रीड पर्सन के द्वारा किया जाएगा और एनी अदर पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है बाय इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कमेटी इन दिस बिहाफ, ठीक है। किस पे होगा, ऐसे तो जनरली आप कॉग्निजेंस ले नहीं सकते, मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। कंप्लेंट जब तक अग्रीड वुमेन ना करे या फिर एलसीसी की तरफ से ना हो या आईसीसी की तरफ से ना हो, ठीक। नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी शैल ट्राई एनी ऑफेंस। इससे नीचे जेएमएफसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का आप जो है बीएनएसएस हटा दिया गया, लेकिन आपको जो है वहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जब तक कि चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के लिए प्रिपेयर करें तो आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही याद रखना है, यही अथॉरिटी याद रखनी है। तो सिर्फ यही है दो लोग जो कि कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इनसे ऊपर के भले ले सकते हैं, यानी कि इनसे सुपीरियर ले सकते हैं, भाई इन्होंने इंफीरियर को मना किया है ना, तो इनसे इंफीरियर नहीं ले सकते लेकिन सुपीरियर तो ले सकते हैं। जेएमएससी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते लेकिन सीजीएम तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं ना, तो वही चीज है। और यहाँ पर जो सारे एक्ट्स हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे, ये बात ध्यान रखना। ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल होंगे। क्या ना एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ये एक्ट जो है किसी भी एक्ट को डेरोगेट नहीं कर रहा बल्कि उसके एक्ट के एडिशन में सप्लीमेंट कर रहा है। 29 में पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इन सारे मामलों पर रूल्स बनाने की। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो रूल्स कौन बनाएगा, क्योंकि सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे। मान लीजिए कोई डिफिकल्टी अगर अराइज होती है तो उसको भी कौन सही करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सही करेगी। इतना बस आपको याद रखना है और इसमें कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये था हमारा आज का एक्ट, ठीक है। आई रियली होप आप लोगों को ये पूरा एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने कुछ चीज़ें नोट से पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें हमने बेयर एक्ट से पढ़ी, लगभग चीज़ें बेयर एक्ट से पढ़ी हैं, हर एक चीज़ मैंने आपको रीड करके बताई है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करी वो चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, उसको आप बिल्कुल छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने नोट से पढ़ाई है ना वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।